हमने जब बात किया था सेडिमेंटेशन की, तब मैंने आपको बताया था कंसर्न साइज के पार्टिकल, जिस पार्टिकल के लिए आपने डिजाइनिंग की है, कल के एग्जांपल में मैंने बोला था 5 mm के पार्टिकल के लिए डिजाइन कर दूंगी तो मेरा जो एम है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात की थी और कंसर्न साइज के पार्टिकल की वेलोसिटी को सरफेस ओवरफ्लो रेट हमने बोला था, किया था। अब बारी आती है कि जो उसके नीचे के पार्टिकल्स है, आई मीन 4 mm के पार्टिकल्स, 3 mm के पार्टिकल्स, 2 mm के पार्टिकल्स, इनका भी सर्टेन अमाउंट में रिमूवल होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% रिमूवल होगा, बट कुछ परसेंटेज में उनका भी रिमूवल होगा। बट ऑब्वियसली तो अगर मुझे निकालना है कि कितना परसेंटेज रिमूवल हुआ उन पार्टिकल्स का, इफ आई वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज रिमूवल, दैट विल बी इक्वल टू, हमने किसके लिए डिजाइन किया, हमने तो कंसर्न साइज के पार्टिकल के लिए डिजाइन किया, तो या तो इसको वीएस से डिनोट कर दो या वी नॉट से डिनोट कर दो। डिनोशन आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, मैं कभी वीएस लिख देती हूँ कभी वी नॉट लिख देती हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, आपकी जो मर्जी आप वो यूज कर सकते हो। दूसरा VS2 into 100। अब मैं पहले समझा दूं ये बेसिकली क्या है। ये है कि कितना परसेंटेज रिमूवल हुआ कौन से पार्टिकल्स का, जो कंसर्न साइज ऑफ द पार्टिकल्स से छोटे हैं, क्योंकि मुझे ये तो पक्का से पता है कि जो पार्टिकल्स 5 mm से ऊपर के हैं, जब अगर 5 mm वाला पार्टिकल्स के लिए डिजाइन किया वो सेटल हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स सेटल होंगे ही होंगे। पर हम बात कर रहे हैं उन पार्टिकल्स के लिए, अगर मैं बात करूं उन पार्टिकल्स के लिए जिनका साइज 5 mm से छोटा है। कल के क्वेश्चन से रिलेशन ले रही हूं, ठीक है, ये 5 mm की मैं बात कहां से कर रही हूं, कल मैंने आपको बता चुका है पूरा 5 mm 7 mm 6 mm सब पूरा बताया था और उनकी कंसंट्रेशन भी बता दी थी। तो अब बारी आती है वो पार्टिकल्स जो 5 mm से छोटा था उनका क्या करना है, वो भी कुछ अमाउंट में सेटल होंगे, पर यानी कि कितना परसेंट उनका रिमूवल होगा, तो जो भी सेटलिंग वेलोसिटी है उस पार्टिकल की डिवाइडेड बाय सरफेस ओवरफ्लो रेट इनटू 100। क्लियर, बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा, पहले ही बता दूं डिनोशंस आप यहां पर अपने आप से दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो भी डिनोशन देना दे दो, आपके डिनोशन देने से उसका मीनिंग नहीं चेंज हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी मिलता है वीएस अपॉन वी नॉट इनटू 100। वो क्या करता है, वी नॉट सरफेस ओवरफ्लो रेट के लिए बोल दिया या सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द डिजाइन साइज ऑफ द पार्टिकल, एंड जो वीएस होता है वो सेटलिंग वेलोसिटी और जो भी अदर साइज के पार्टिकल्स है उसकी बात करें। क्लियर, एंड इवन आप चाहो तो कंसर्न साइज ऑफ द पार्टिकल से जो बड़ा साइज का पार्टिकल है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी निकाल के करोगे तो देखना परसेंटेज रिमूवल 100% ही आएगा। जस्ट आपको बता रही हूं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि उनका 100% रिमूवल बट ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज रिमूवल या परसेंटेज एफिशिएंसी रिमूवल की निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में ट्विस्ट करके वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यही एक चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुकलेट निकाल लीजिए, बुकलेट का हम लोग देखेंगे कॉमन डाटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सो वी विल सी कॉमन डाटा क्वेश्चन 8 and 9. So let's look at the question. A plain sedimentation tank, plain sedimentation tank की बात हो रही है जिसमें आपको लेंथ विड्थ और डेप्थ दे रखा है, तो अच्छी बात है, लिख लेती हूँ गिवन डेटा। गिवन क्या है आपको, गिवन है लेंथ 20 मीटर, विड्थ 10 मीटर एंड डेप्थ दे रखा है 3 मीटर। ये यूज होता है किसको, ये टैंक किसके लिए बनाया गया, ऑब्वियसली पानी को ट्रीट करने के लिए। कितने पानी को ट्रीट करने के लिए वो भी दिया, कितने पानी को ट्रीट करने के लिए, 4 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट 4 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। इसके साथ क्या बोला गया है, द एवरेज टेंपरेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, आपको टेंपरेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1.002 into 10 raised to power minus 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। इवन आपको वाटर की डेंसिटी भी दे रखी है इस क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है डेंसिटी वाटर की, 998.2 kg पर मीटर क्यूब, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 2.65। मैंने पहले भी बोला था, देखना आपको क्वेश्चंस में अधिकतर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 के अराउंड ही मिलेगी, देख लो आप इस क्वेश्चन में। अब मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में आपको डायनामिक विस्कोसिटी दी रहती एंड डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया रहता, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट गिवन, उस कंडीशन में आप डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब लेकर चलते। क्लियर है, ये चीज आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है, तो आप 1000 लेके नहीं चलोगे, यू हैव टू टेक द वैल्यू व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलर गोस विद जी आल्सो, अगर यहां पे देखो जी की स्मॉल जी की वैल्यू नहीं दी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप 9.81 लेके चलोगे, बट अगर क्वेश्चन में बोला है 10 तो आपको 10 लेके चलना है। क्यों बोल रही हूं कि चलो ये तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो आपकी वैल्यूज डिफर कर जाएंगे और वो पहले ही स्पेसिफाई कर देता है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो कुछ भी जैसे वो स्पेसिफाई करेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो स्टैंडर्ड लेके चलो, और अगर उसने डेलिबरेटली स्पेसिफाई किया है तो आपको उसी वैल्यू को लेके चलना है जो स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो चलो अब क्या बोला पहला पार्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट इन द सेडिमेंटेशन टैंक। पहला पार्ट पूछा है इसने हम लोग से, क्या सरफेस ओवरफ्लो रेट निकालना है, तो अब इसको मैं वी नॉट बोलूं या वीएस बोलूं, इट डिपेंड्स अपॉन मी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो नहीं दिया यहाँ पे डाया ऑफ द पार्टिकल, कैसे निकालोगे, क्यू अपॉन बीएल, कल ही इसके बारे में बात कर लिया था हमने, या चलो वी नॉट तुम लोग अगर एक्वेंटेड नहीं हो तो वीएससी लिख देती हूँ, स्लैश करके वी नॉट भी लिख लो, पहले भी बोल चुकी हूं, डिनोशन तुम्हारी सहूलियत की, क्यू अपॉन बीएल। ठीक है, सो वीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन बीएल, ये हमने कल पढ़ चुका है। ठीक है, डिस्चार्ज अपॉन द प्लान एरिया, डिजाइन डिस्चार्ज टू बी प्रिसाइज। देखो यहाँ पर उससे पहले ही बता चुका, डिजाइन डिस्चार्ज 4 mld है, खुद जानबूझकर इसमें ये मत कर देना कि यहाँ पर तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करना है तो आपने मल्टीप्लाई करने लग गया 1.8 से, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पे। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दिया है आपको वही लेके चलना है। तो यहाँ पे कितना आपको डिजाइन डिस्चार्ज दिया 4 mld, सो 4 into 10 raised to power 6 लीटर्स पर डे, बी into एल, विड्थ दिया है 10 मीटर, लेंथ दिया है 20 मीटर। ठीक है, अब मुझे ये पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर लूंगी, किसमें कन्वर्ट कर लूंगी मैं इसको, मीटर्स में, मीटर क्यूब में, ये हो गया मीटर क्यूब। तो मेरा आंसर किसमें आएगा, मेरा आंसर निकल कर आएगा मीटर पर डे में, क्योंकि मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर डे में मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4000 डिवाइडेड बाय 10 into 20, कितना निकल कर आ रहा है 20 मीटर्स पर डे। ऑप्शन किसमें दिया, मीटर्स पर डे में दिया क्या, हाँ देखो ऐसे आंसर दे देगा तो बात ही क्या है, उसने इसको थोड़ा स्टाइलिश बना दिया। कैसे स्टाइलिश बना दिया, देखो 20 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे,
या 20 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, किसी भी ऐसे फैशनेबल फॉर्मेट में दे देगा। इवन ये क्वेश्चन तो इजी है, क्यों इजी पड़ गया, क्योंकि इसमें तो उसने आपको यूनिट्स दे दी बाजू में लिखकर। अगर क्वेश्चन में एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता और वो सिर्फ डैश मार्क कर देता और ब्रैकेट में लिख देता आंसर हैज टू बी रिपोर्टेड इन मीटर क्यूब पर डे, तो आपको समझते आना चाहिए कि बेसिकली इसने कुछ नहीं पूछा है, इसने पूछा वेलोसिटी ही है, ठीक है, बस उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता तो तुम जल्दी समझ जाते। इसमें तुम डर जाओगे कि पता नहीं है क्या चीज पूछ लिया, इसलिए इस फॉर्मेट में भी तुम्हें यूनिट को एक्सप्रेस करते आना चाहिए। है वो मीटर पर डे, बट उसको थोड़ा क्लासिक वे में लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, पहले फिर से बोल दे रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। पेपर में अगर आपको एनईटी क्वेश्चन आए और ब्रैकेट में मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे लिखे, तो उसको सिंप्लीफाई करके देख लेना कि वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है। इन केस आप क्वेश्चन में फंस जाते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है निकालने को। क्लियर? तो ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, what is the minimum diameter of the particle that can be removed with 100% efficiency in the above sedimentation tank। अब ये पूछ रहा है क्या है वो डाया पार्टिकल का जो कि 100%, देखो मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, कम से कम कौन सा मिनिमम साइज है पार्टिकल का जो 100% रिमूवल हो जाए जिसका। तो अब तुम देखो परसेंटेज रिमूवल कितना निकल कर आया, 100%, मतलब जो डिजाइन साइज ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी किसकी है, कोई अदर साइज के पार्टिकल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला 100% रिमूवल, तो अगर यहाँ पर 100% रिमूवल की बात कर रहे हैं तो सिंपल Vs इज इक्वल टू Vs2, पहली चीज। ठीक है, अब इसके बाद Vs कितना निकाल रखा है, 20 मीटर पर डे। ठीक है, बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में अगर आप समझो तो इसने बेसिकली आपसे पूछ क्या लिया है, कंसर्न साइज ऑफ द पार्टिकल की डायमीटर पूछा है कि कौन से साइज ऑफ द पार्टिकल के लिए डिजाइन किया। देखो एक ही चीज को पूछने के कितने तरीके, या तो पूछ सकता था डिजाइन साइज ऑफ द पार्टिकल, कंसर्न साइज ऑफ द पार्टिकल, या मिनिमम साइज पार्टिकल का जो कि रिमूव होता है विद 100% एफिशिएंसी, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, मतलब सबका सेम ही निकल कर आता है। तो ये क्या होता है, हमने कल ही फॉर्मूला पढ़ चुका है, d² / 18 न्यू GS - 1 * स्मॉल g। ठीक है, अब मुझे d तो निकालना है, क्वेश्चन में मुझे न्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन में मुझे म्यू दिया है, पर मैंने कल ही पढ़ चुका है कि न्यू क्या होता है, म्यू बाय रो होता है। और देखो क्वेश्चन में रो भी दिया है, इसलिए ध्यान रखना हमको यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्या हो जाएगा 1.002 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 998.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 - 1 और ये है 9.81। देखो यहाँ पर सब चीजें मीटर पर सेकंड में चल रही है, इस साइड राइट साइड सब चीजें मीटर पर सेकंड में चल रही है, तो आपको यहाँ पर भी सब चीजों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 day = 24 hours, 1 hour = 60 minutes, 1 minute = 60 seconds। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी डाया की वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो चलो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ इससे यहाँ पर। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप वर्चुअल कैल्सी यूज करो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल लगता है बट आपको पार्ट पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो मैं 991 ES प्लस कैल्सी यूज कर ले रही हूँ। डबल 98.2 1.6 into 10⁻⁵ मेरा आ रहा है 1.607 into 10⁻⁵ मीटर्स। क्वेश्चन में किसमें पूछा है, एमएम में पूछा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कितना आ जाएगा ये 1.6 into 10⁻³ mm, और यू कैन राइट इट एज 0.0160, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी होगा। देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो सिमिलर दिखेंगे जल्दी जल्दी में, एक में 16 into 10⁻³ है, एक में 160 into 10⁻³ है, तो डेसिमल में गलती हो जाती है, इसलिए उसका खासा ध्यान रखना है, क्योंकि इतना काम करने के बाद अगर क्वेश्चन गलत करके आओगे ना बहुत डरते हैं फिर। ठीक है, तो इसीलिए 10 सेकंड का टाइम दो पर डेसिमल को देखो, क्योंकि उसके लिए तुमने ऑलरेडी 5 मिनट खर्चा किया है। ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये 16 into 10⁻³ होगा। ठीक है, ये 16 into 10⁻³ आएगा मेरा, 1.6 नहीं 16 into 10⁻³। ठीक है, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो एमएम के लिए, सिंपल, और कुछ नहीं किया। तो 1.6 into 10⁻² बोल दो या 16 into 10⁻³ बोल दो, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग, बस रिपोर्ट करने का तरीका है। अब ये दोनों पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो आई गेस क्लियर हो गया। देखो इस क्वेश्चन में तो 100% एफिशिएंसी बोली तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, पहले पार्ट इसीलिए लिखा उसने ताकि तुम पहले पार्ट से सरफेस ओवरफ्लो रेट निकालो और सेकंड पार्ट में यूज कर लो। बट अभी आप देख रहे हो कि आजकल कॉमन डाटा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, जस्ट सिंगल सिंगल क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर उसको सिंगल पूछना रहा और उसने डायरेक्टली तुमसे सेटलिंग वेलोसिटी पूछ ली, तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सरफेस ओवरफ्लो रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट सरफेस ओवरफ्लो रेट फर्स्ट। ठीक है, उस टाइम कॉमन डाटा क्वेश्चन आता था तो दोनों एक का काम दूसरे में बन गया, बट अभी के टाइम में तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ जाएगा। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको इरेज कर देती हूँ। इतना टाइम गेट एग्जाम में नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था और मुझे एक एक स्टेप समझाना है, क्योंकि सब क्वेश्चंस मतलब गेट में इसमें भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, गेट में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इसी टाइप के, पूरे ऐसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो बस तुमको लॉजिक समझना है, अदर देन दैट सब क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे। जैसे कि मैंने हार्डनेस में बोला था, एक बार हार्डनेस का कांसेप्ट समझ लो सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, सेम थिंग गोस हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की बात की है, विद सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, दिया वेलोसिटी है कंसर्न साइज के पार्टिकल की, बस उसको रिपोर्ट 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे में किया 40 मीटर्स पर डे। ठीक है, तो लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 10, सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखा है, वीएस बोलो या वी नॉट बोलो, 40 मीटर्स पर डे। ठीक है, the diameter of the spherical particle which will have 90% theoretical removal efficiency of this tank is, मतलब परसेंटेज रिमूवल या रिमूवल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको, 90%। तो आपसे पूछा है कि उस पार्टिकल का डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल, उस स्फेरिकल पार्टिकल का डाया बताओ जिसमें का 90% रिमूवल हो जाए थ्योरेटिकली, किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक में।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपसे पूछा डायमीटर, एनईटी क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में पूछा है, ध्यान रखना इस चीज का। एंड क्या क्या चीज दे रखी है, उसने बोला है कि अज्यूम कर लो स्टोक्स लॉ वैलिड है, तो अब चाहे कोई भी डाया पार्टिकल का उसने बोल दिया स्टोक्स लॉ वैलिड है तो हम स्टोक्स लॉ लगा सकते हैं। फिर क्या दिया, डेंसिटी वाटर का दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी पार्टिकल का दे रखा है 2650 kg पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है। एक बार ना यूनिट सबको चेक कर लिया करो, ऐसा यूनिट्स में है कि सीजीएस यूनिट में, ठीक है, तो ये चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है, ताकि गलती नहीं होती, बिकॉज कभी कभी तुम लोग सब कुछ बनते हुए मिस्टेक्स किसमें करते हो, कैलकुलेशन, डेसिमल या यूनिट्स, तो ये चीज का बहुत दर्द होता है, इतना टाइम इन्वेस्ट करके तुम क्वेश्चन करते हो और उसके बाद भी गलत मार्क करके आ जाते हो, ठीक है। पहली चीज डाया पूछा है किसमें, माइक्रोमीटर में, यानी बेसिकली किसमें पूछा है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि मुझे निकालना है उस पार्टिकल की डाया जिसका 90% थ्योरेटिकल रिमूवल एफिशिएंसी हो। चलो हम लोग अपने तरीके से प्रोसीड करते हैं। VS2 अपॉन VS इंटू 100, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 90%, ठीक है। एंड VS की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है VS की वैल्यू, 40 मीटर्स पर डे, डे को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, सेकंड्स में। अब तुम लोग बार बार पूरे एनवायरनमेंट में तुम्हें याद रखना है, एक बार डे को मीटर में सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, डे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है 86400 लिख देना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 24 इंटू 60 इंटू 60, एक तो ऐसी वर्चुअल कैलसी है, इतने सारी चीजें कैलकुलेट करने रहती है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। 86400, उसके बाद इंटू 100 इज इक्वल टू 90, तो पहले VS2 निकालो, कितना आएगा, 90 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 86400 डिवाइडेड बाई 100, तो ये निकल कर आया 4.167 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर्स पर सेकंड। एक बार और चेक कर लेती हूँ, उतना ही निकल के आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली अभी मैंने क्या निकाला है, मैंने तो सेटलिंग वेलोसिटी निकाली है उस पार्टिकल की जिसका 90% रिमूवल होगा थ्योरेटिकली, पर मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए थी, क्वेश्चन में मुझसे उसने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में मुझसे डायमीटर पूछा है, इस कंसर्न साइज के पार्टिकल का नहीं पूछा, वो भी कंसर्न साइज के पार्टिकल का पूछता तो 100% रिमूवल एफिशिएंसी बोलता, जो कि पिछले केस में देखा, इसने तो उस पार्टिकल की बात कर दी है जिसका 90% रिमूवल होगा, तो ठीक है 90% रिमूवल वाले पार्टिकल की बात हो रही है ना, तो बोला तो है क्वेश्चन में स्टोक्स लॉ वैलिड है, तो लगा दो स्टोक्स लॉ, 167 - 4 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये होता है d² अपॉन 18 न्यू GS -1 G। अब देखो डाया निकालना है, काइनेमेटिक की विस्कोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, जी नहीं दिया, तो मैंने पहले भी कहा था जी अगर वैसे नहीं देगा डायरेक्टली तो वो डेंसिटी के फॉर्म में देगा, यूनिट वेट के फॉर्म में देगा, तो यहाँ पे तो दे रखा है ना, तो जी तो आप निकाल ही लोगे, ρs अपॉन ρw। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील कर रहे हैं अच्छे वाले, जैसे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मैं एक एक करके पूरा सॉल्व कर रही हूँ, गेट में बैठ के ऐसे मत सॉल्व करते रहना, यू हैव टू बी वेरी क्विक, इसको देख के ही तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि जी की वैल्यू क्या आएगी, 2.65 आएगी, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्लिक कर जाना चाहिए। सो यहाँ पर d² अपॉन 18 न्यू 1.10 इंटू 10 रेज टू पावर -6, जी है 2.65 -1, स्मॉल जी बोला ना 9.81, हाँ 4.167 इंटू 10 रेज टू पावर -4, तो यहाँ से डाया निकाल लेते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेती हूँ, आप कोशिश करो कि वर्चुअल कैलसी से सॉल्व करो, इंटू 18 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.65 इंटू 9.81, ये निकल कर आता है 2.257 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर, ये वैल्यू निकल कर आती है। पर क्वेश्चन में किसमें पूछी है, क्वेश्चन में किसमें पूछी है, माइक्रोमीटर में पूछी है, क्वेश्चन में पूछी है मुझसे माइक्रोमीटर में, ये पूछा ना क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला इसने, which will the diameter of the spherical particle which will have 90% theoretical efficiency of the tank, और यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है, खैर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो अभी इसको सिर्फ जितना आ रहा है उतने में लिख देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.57, ठीक है। तो यहाँ पर पता लोग कंफ्यूज इसमें नहीं हुए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्टूडेंट्स को जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना उस साल स्टूडेंट्स को ये तो बन गया था कि निकालना कैसे है, डायमीटर निकालने में देखो कुछ भी ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं है, सिंपल वही चीज है, कन्वेंशनल तरीका, दिमाग लग गया कि वो लोग डेसिमल ही भूल गए कि बेसिकली क्या करें, 2.257 है तो इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जाएगा डेसिमल की यहाँ पर जाएगा, उसमें ही वो लोग फंसते हैं, बाकी और किसी चीज में आप नहीं फंस सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 22.57, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका है ना, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रही हूं आप लोग उस क्वेश्चन को करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन रीड कर देती हूं मैं, A municipal corporation is required to treat 1000 meter cube per day of water, मतलब आपको क्वेश्चन में डिस्चार्ज दिया गया है, कितना दिया गया है 1000 मीटर क्यूब पर डे, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्या बोल रहा है, इट इज फाउंड दैट एन ओवरफ्लो रेट ऑफ 20 मीटर पर डे विल प्रोड्यूस अ सैटिस्फैक्टरी रिमूवल ऑफ द डिस्क्रीट सस्पेंडेड पार्टिकल्स एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना पानी को ट्रीट करना है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, पहली चीज आपको क्वेश्चन में सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखा है, क्वेश्चन में आपको डेप्थ दे रखी है, तो क्या दे रखा है सरफेस ओवरफ्लो रेट वीएस बोलो या वी नॉट 20 मीटर पर डे, और डेप्थ कितना दे रखा है 3 मीटर। अब क्या बोल रहा है, द डायमीटर इन मीटर्स
राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ अ सर्कुलर सेटलिंग टैंक डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ दीज पार्टिकल्स। आप सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक बना रहे, देखो क्वेश्चन में सेटलिंग टैंक लिखा हुआ है, सेडिमेंटेशन टैंक लिखा हुआ है, क्लैरिफायर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है वो सेटलिंग टैंक की बात कर रहा है, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या पूछा है मुझसे, उस सेडिमेंटेशन टैंक का बेसिकली है सिलेंड्रिकल, बट मुझे डायमीटर बताना है सर्कुलर सेटलिंग टैंक का। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं सर्कुलर सेटलिंग टैंक के डायमीटर की, तो कैसे निकाल सकते हैं इसका डायमीटर? डायमीटर में निकाल सकती हूँ अगर मुझे सरफेस एरिया पता हो। कैसे? देखो सरफेस एरिया अगर मुझे पता है तो वो कितना होगा, π/4 d², सर्कुलर है। ठीक है, तो पर मुझे सरफेस एरिया ही नहीं पता, तो मैं डाया कैसे निकालूं? तो सरफेस एरिया के लिए क्वेश्चन में उसने डिस्चार्ज दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? दिस विल बी Q/VS, या V0 बोलो। डिस्चार्ज कितना है? 1000 मीटर क्यूब पर डे। ये कितना है? वेलोसिटी या सरफेस ओवरफ्लो रेट 20 मीटर्स पर डे, तो ये कितना निकल कर आएगा? 50 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 50 इज इक्वल टू π/4 d²। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। कहाँ है? तो सॉल्व कर लेते हैं। 50 × 4 डिवाइडेड बाय पाई, ये आ रहा है 7.97 मीटर। अब भूल कर भी आंसर ये मार्क करके मत आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी बोल दिया है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो मुझे इंटीजर में बताना है, नहीं बोला है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो डाया निकल कर आएगा 8 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एंड चेक भी कर लेना, कभी कभी वो बोल देगा कि सेंटीमीटर में रिपोर्ट करो, किसी में रिपोर्ट करो, तो आपको पता रहना चाहिए। जल्दी जल्दी में गलत रिपोर्ट करके मत आ जाना, नहीं तो इतना कैलकुलेशन करना, वो भी वर्चुअल कैलसी से कोई फायदा नहीं होगा, सब मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चंस जो गेट के प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, कंसेप्ट यही लगाना है, कंसेप्ट मेन होता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट यही निकलेगा। अब क्वेश्चन आते हैं कि इसकी 10% पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, 20% पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, 30% पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, तो वो बेसिकली उसकी रिमूवल एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देता है, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। आपके क्वेश्चन चेंज होने से जो कंसेप्ट है सेडिमेंटेशन का वो का वही रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है, ये तो मैंने बात कर लिया सेडिमेंटेशन की। टू बी प्रिसाइज मैंने बात किया प्लेन सेडिमेंटेशन की। क्यों प्लेन सेडिमेंटेशन? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, टर्बुलेंस कम किया, पानी का टर्बुलेंस कम किया, टैंक में अलाउ किया उसको जाने के लिए, अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण, अपने वेट के कारण वो सेटल डाउन हो गया। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं किया मैंने। बट अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की मैंने बात की, तो मैंने आपको बोला था कि लेट अस सपोज 2500 mg पर लीटर पानी आ रहा है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स है मतलब उस पानी में, एंड जो आपका पानी जा रहा है, ये मैंने आपको बना के दिखाया था जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट चालू किया था, कि ये ट्रीटमेंट प्लांट है एंड यहाँ से टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो आ रहा है वो है 2500 mg पर लीटर, और मेरा रिक्वायरमेंट कितना है 500 mg पर लीटर। तो आपने क्या बोला था, 2000 डिवाइडेड बाय 2500 इनटू 100, तो ये 80% निकल कर आया था। ठीक है, अब ये बात आ गई कि मेरा सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी 80% होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली तभी तो मुझे जो वहां से टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स मिलेगा ट्रीटमेंट यूनिट से, लेट अस सपोज अगर मैं सिर्फ सेडिमेंटेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, 500 mg पर लीटर मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, तो कम से कम 80% एफिशिएंसी होनी चाहिए, 80% पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन हो जाना चाहिए, सेटल डाउन हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही। बट अगर नहीं हुई तो वो पार्टिकल्स ऐसे थे, मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हो सकता है उनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा नहीं थी, नहीं सेटल हो पाए, सस्पेंशन में रह गए, फिर क्या करोगे? बताओ क्या कर सकते हैं? फिर तो हो गया प्लेन सेडिमेंटेशन, तो कुछ काम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी कि पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, वो तो सेटल ही नहीं हो पाएंगे, हमारा एम ही फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा एम तो पार्टिकल्स को सेटल करवाना था, यही तो मेरा काम था सेडिमेंटेशन टैंक में, अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, पर ये काम तो नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम आ गई, क्या किया जाए? तो अपन तो इंजीनियर्स, कुछ ना कुछ तो हम लोग निकाल ही लेंगे सॉल्यूशन। तो क्या किया हम लोग ने बोला कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो पहली प्रॉब्लम, अगर पार्टिकल्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो छोटा है या बेसिकली कम है टू दैट ऑफ वाटर, वो भी चीज है। अगर पानी में बहुत ज्यादा टर्बिडिटी है, बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स है, तो भी प्रॉपर अमाउंट में सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है या टर्बिडिटी ज्यादा है तो उनका सेडिमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मुझे समझना प्रॉब्लम दो चीज है, एक कि डेंसिटी की इशू आ रहा है पार्टिकल सस्पेंशन में, दूसरा पानी की टर्बिडिटी ज्यादा होने से सस्पेंशन नहीं, टर्बिडिटी ज्यादा होने से सेडिमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, टर्बिडिटी इशू आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इशू आ रहा है, मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम है, मेरा एम तो फुलफिल नहीं हो पा रहा ना, मतलब प्रॉब्लम है। अब क्या किया जाए? तो बोला कि अब हम लोग एक नया टेक्निक निकालेंगे। अभी तक तो सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन की बात की, अब हम लोग क्या करेंगे, कोआगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन करेंगे। कोआगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। अब ये क्या होता है कोआगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, इसको समझते हैं। देखो अभी तक जितनी कहानी आप पढ़कर आए हो वो पूरा प्लेन सेडिमेंटेशन था, अब आपका नया चालू होता है दैट इज कोआगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। क्या होता है बेसिकली, इसमें आप क्या करते हो, पानी में डालते हो केमिकल्स, उन केमिकल्स को टेक्निकली बोला जाता है कोआगुलेंट्स, उस प्रोसेस को बोला जाता है आप जब केमिकल्स डालते हो दैट इज कोआगुलेशन। ठीक है, अब इन केमिकल्स को डाला क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स, जो भी आपके पार्टिकल्स का साइज होगा, वो जब प्रेजेंट थे पानी में तो वो सस्पेंशन में प्रेजेंट थे। ठीक है, सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे, वही तो प्रॉब्लम थी, वो सस्पेंशन में थे। मेरा ये काम है क्योंकि वो सस्पेंशन में भी है और स्टेबल भी है, तो मेरा पहला काम कोगुलेंट डालने का मेन मोटिव है कि कोगुलेंट डाला ताकि डिस्टेबलाइजेशन हो जाए इन पार्टिकल्स का, ये स्टेबल ना रहे। एक बार इनका डिस्टेबलाइजेशन करवा दूं, उसके बाद दूसरा काम है मेरा एग्लोमरेशन कराना, कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़े साइज के हो जाए ताकि उनका वेट बढ़ जाए और वो सेटल डाउन हो जाए। तो मेरा ये दो काम अगर पूरा हो जाएगा तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वही खत्म हो जाएगी, मेरा एम फिर से फुलफिल हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, माय पर्पस इज फुलफिल्ड। तो बात निकल के आई, अब मुझे डालने पड़ेंगे कोगुलेंट्स। क्यों? फिर से रिपीट कर रही हूं, डिस्टेबलाइजेशन करना पार्टिकल्स का और दूसरा क्या करना, एग्लोमरेशन करना पार्टिकल्स का। ठीक है, जिसकी मदद मैंने ली कोगुलेंट्स से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोगुलेशन होता है, देखो इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले होता है कोगुलेशन। आप पानी में केमिकल्स डालते हो,
और उनको क्या करते हो, फास्ट मिक्सिंग करते हो। क्यों फास्ट मिक्सिंग की? कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस? अगर केमिकल डालोगे तो उसको मिक्स करना पड़ेगा, तो फास्ट मिक्सिंग करोगे तभी तो यूनिफॉर्मली वो पूरे पानी में मिक्स होगा, तभी तो पूरे पानी में यूनिफॉर्मली जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका डिस्टेबलाइजेशन होगा, उनका एग्लोमरेशन होगा। बिल्कुल सही। तो पहले तो आपने पूरी फास्ट मिक्सिंग कर दी, कोगुलेशन कर दिया, फास्ट मिक्सिंग कर दी। दूसरा स्टेप में आपने क्या किया, फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन में क्या किया आपने, यहां पर भी मिक्सिंग ही की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो कोगुलेशन की बात हो चाहे वो फ्लॉक्यूलेशन की बात हो, करते आप दोनों में मिक्सिंग ही हो। बस फर्क इतना है, कोगुलेशन में फास्ट मिक्सिंग करते हो, फ्लॉक्यूलेशन में स्लो मिक्सिंग करते हो। क्यों? क्योंकि पहले आपका एम था कि यूनिफॉर्मली पूरा केमिकल स्प्रेड हो जाए। ठीक है, अब वो आप उसके अलग अलग तरीके आते हैं, मैकेनिकल मिक्सर्स आते हैं या फिर आप बैफल वॉल्स आते हैं जिससे आप प्रॉपर्ली मिक्स करा दो, पहली चीज। दूसरा, फ्लॉक्यूलेशन स्लो मिक्सिंग कराते हैं, पैडल्स के थ्रू, इंपेलर के थ्रू आप लोग क्या करते हो, स्लो मिक्सिंग कराते हो, सो दैट पार्टिकल्स एग्लोमरेट हो जाए एंड उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में जाकर सेटल हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कोगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एंड जब आप कोगुलेंट डालते हो वो ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हो, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर और बेसिकली किस फॉर्म में प्रोवाइड करना है, क्या सूटेबिलिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वो आप पे डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर विच यू हैव एग्जामिन्ड। तो अब निकल के आया कि मुझे फास्ट मिक्सिंग करनी है, मुझे स्लो मिक्सिंग करनी है एंड देन मुझे क्या करना है, सेडिमेंटेशन करना है। ठीक है, तो अब बारी निकल के आती है कि मुझे कोगुलेशन करना मतलब मुझे केमिकल्स डालने हैं, ये मुझे समझ में आ गया, ताकि क्या हुआ, उन पार्टिकल्स जितने अच्छे से बढ़िया स्टेबल है पानी में सस्पेंशन में, मैं उन पार्टिकल्स का डिस्टेबलाइजेशन कर दूं। ठीक है, तो कौन सा कोगुलेंट डालें, केमिकल कौन सा डालें, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं या कौन कौन से कोगुलेंट्स होते हैं? कोगुलेंट्स की बात करूं तो कोगुलेंट्स होते हैं जैसे कि होता है आपका एलम, इसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2। दूसरा होता है कॉपरस, FeSO4 डॉट 7H2। थर्ड होता है क्लोरिनेटेड कॉपरस, Fe2SO4 थ्राइस FeCl3। फिर होता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या निकल कर आए, ये आपकी निकल कर आए, ये आपकी निकल कर आए कोगुलेंट्स। दीज आर योर कोगुलेंट्स। अब कोई भी कोगुलेंट की अगर मैं बात करूं तो वो स्पेसिफिक पीएच पर वर्क करता है, पहली चीज। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम एल्यूमिनेट की, ये ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा एलम से। ठीक है, बट ये कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये कॉस्टली होता है, तो जनरली इसको हम लोग बॉयलर फीड वाटर के लिए यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं क्लोरिनेटेड कॉपरस की, ये वाइड पीएच रेंज में वर्क कर सकता है। तो हर किसी के अपने मेरिट्स हैं, अपने डीमेरिट्स हैं, वो अलग बात है। बट जनरल बेसिस पर मैं आपको बताऊं तो ये सच है कि कौन सा कोगुलेंट कब यूज करना है वो डिपेंड करता है क्वालिटी वाटर की एंड इन जनरल बेसिस कि आप उस पानी को यूज कहां करने वाले हो। लाइक अगर मैंने पहले भी बोला, जैसे आपको बॉयलर फीड वाटर की बात करोगे तो फिर आपको सोडियम एल्यूमिनेट डालना पड़ेगा। बट जनरल बेसिस पर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं एलम। वी यूज एलम। क्यों एलम यूज करते हैं? थोड़ा चीप पड़ जाता है। ठीक है, और हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर देता है, तो हम जनरल बेसिस पे एलम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि बाकी को यूज नहीं करते, डिपेंड अपॉन द सूटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, बट मेरा पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन एलम होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं गेट में। ठीक है, एंड इट्स अ स्लाइटली बिग टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, इसकी पूरी थ्योरी हमको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप कोई भी एलम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एलम की, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एलम के डोज की, कि डोज क्या होगा एलम का, मैं डिसाइड कैसे करूंगी। मैं आपको इसका केमिकल फॉर्मूला सब बता दूंगी एंड इवन हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, पूरा डिस्कशन भी करेंगे। पर पहले अगर मैं बात करूं एलम की, Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2O, तो बात आती है कि मुझे एलम की तो मैं बात कर ही रही हूं, बट मुझे पहले जानना है कि मैं इसका डोज कैसे डिसाइड करूंगी। इनफैक्ट किसी भी कोगुलेंट का, स्पेसिफिकली तो चलो अभी मैं एलम की बात कर रही हूँ, कि मैं इसका डोज कैसे डिसाइड करूं, मैं कैसे निकालूं कि कितने पानी में कितना एलम डालना है। ऐसा थोड़ी ना कि मैं कोई भी हिट एंड ट्रायल करती बैठी रहूं, वो भी मिलियन लीटर्स पानी में। इतना भी फ्री नहीं है एलम कि मैं बस डाल के चेक ही करती रहूं। पॉइंट है, कैसे करें? तो एलम का डोज निकालने के लिए हम लोग करते हैं जार टेस्ट। ये चीज आपके स्टेट लेवल से पूछ देता है कि डोज एलम का निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। सो इट इज जार टेस्ट। अब बारी आती है, क्या होता है ये जार टेस्ट। तो आपने क्या किया, आपने लेटर सपोज 6 बीकर रख दिया, 3 4 5, यहाँ पर एक और 6। ठीक है, आपने 6 यहाँ पे बीकर्स रखे एंड आपने यहाँ पे मिक्सिंग करवाई। यू जस्ट प्रोवाइडेड अ मिक्सिंग, सब में आप मिक्सिंग प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोवाइडिंग मिक्सिंग। अब इसको ABCDEF, देखो पानी की क्वांटिटी सेम है, सेम क्वालिटी ऑफ वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, चेंज क्या कर रहे हो आप, सिर्फ एलम का डोज चेंज कर रहे हो। ठीक है, हर एक बीकर में आप अलग अलग, हर एक जार में आप अलग अलग अमाउंट का एलम का डोज प्रोवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज बस आपको समझनी है कि यहाँ पर मैं ये नहीं देख रही हूँ कि सेडिमेंटेशन किसमें ज्यादा हो रहा है, मैं चेक करूंगी टर्बिडिटी किसमें ज्यादा है। कैसे? अब बताती हूँ, या मैं टू बी प्रिसाइज ये बोल सकती हूँ कि मैं इन 6 बीकर में टर्बिडिटी चेक करूंगी। क्यों? क्योंकि जो टर्बिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेडिमेंटेशन की। इसका मतलब अगर टर्बिडिटी जिसमें कम निकल कर आएगी, मेरा सेडिमेंटेशन ज्यादा हो जाएगा और मैं बोल दूंगी कि हाँ मुझे तो अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन ही कराना था। मेरा मेन मोटिव क्या था कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का, कि जो पार्टिकल सस्पेंशन में है वो सेटल डाउन हो जाए। तो अल्टीमेटली पूरी कहानी किसके अराउंड मूव कर रही है, सेडिमेंटेशन के अराउंड मूव कर रही है, क्योंकि मुझे सेडिमेंटेशन करवाना है। ठीक है, मुझे इसीलिए तो डोज निकालना था। तो
तो अब क्या किया मैंने, अलग अलग एलम का डोज है वो डाला इसमें, मिक्सिंग कराई प्रॉपर। अब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन नहीं चेक करूँ, मैं ये चेक करूंगी कि कौन सा डोज प्रोवाइड करने से आपकी जो टर्बिडिटी है वो कम निकल कर आती है, क्योंकि अगर टर्बिडिटी कम निकल कर आएगी तो बट ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा। तो ठीक है, मैंने इसको चेक किया, एलम का अलग अलग डोज डाला, मैंने प्रॉपर मिक्सिंग करवा दी, और फिर मैंने चेक किया कि कौन से वाले डोज में या कौन से वाले बेसिकली अगर बात करूं जार में आपको टर्बिडिटी कम दिखी। जिस जार में टर्बिडिटी कम दिखी उस जार में कितना डोज डाला था वो तो मुझे पता है क्योंकि मैंने ही ऐड किया है, ठीक है। तो वो मेरा ऑप्टिमम डोज हो जाएगा एलम का, दैट विल बी द ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम, वो डोज बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा इन द ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो यही तो पूरी कहानी थी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एलम का डोज देखना है तो आप या बेसिकली निकालना है ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम, जिससे मेरा जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए। तो आप जार टेस्ट करोगे, यहाँ पर आप बेसिकली सेडिमेंटेशन नहीं चेक करते हो, आप चेक करते हो कितना डोज डालने से कितनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई। अगर टर्बिडिटी कम निकल कर आएगी बट ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन ज्यादा निकल कर आएगा, तो इन बीकर्स में, इन जार्स में आप ये चेक करने वाले हो कि टर्बिडिटी किसमें कम है। जिसमें कम निकल कर आती है टर्बिडिटी, आप उस डोज ऑफ एलम को जो आपने ऐड किया है उसको आप ऑप्टिमम डोसेज बोल दोगे। ये पूरी कहानी निकल कर आती है किसकी, एलम की। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को होने में 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है ऑप्टिमम डोज निकालने के लिए, एंड जनरली जो ऑप्टिमम डोज आती है एलम की, इट वेरीज फ्रॉम 10 टू 30 mg पर लीटर, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम 10 टू 30 mg पर लीटर। अब वो डिपेंड कर जाता है पानी की क्वालिटी क्या है, ऑल दोस फैक्टर्स। अब इसके बाद मैं बात करती हूं कि जार टेस्ट से मैंने ऑप्टिमम डोज निकाली एलम का। अब मैं बात करती हूं कि एलम बेसिकली फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। हाउ डज एलम फंक्शन, पानी में कितना एलम डाला, उससे क्या क्या रिएक्शंस हुई। अब मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है, मुझे ये जानना है कि बेसिकली क्या केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब उसको समझते हैं। सो अगर मैं बात करूं एलम की, तो अगर मैं एलम की बात करूं, सो इट इज Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2। इसको एडिशन होता है किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट या बोल सकते हो बाइकार्बोनेट एल्केनेटिंग। ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है एलम की, क्योंकि जनरली, अब पहली बात आती है कि ये रिएक्शन कैसे हुई। तो देखो हमको पता है जो पानी का पीएच है हमने पढ़ रखा ऑलरेडी, 6.5 से 8.5 है पीएच रेंज। किसकी बात करूं, वाटर की हमने बात कर रखी है उसकी। तो और हमने पूरी एल्कनिटी की भी बात कर रखी है, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि 8.3 तक OH माइनस पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद बाइकार्बोनेट एल्कनिटी पिक्चर में आती है, आगे आपको याद होगा, भूले नहीं होगे आप, ठीक है। तो 6.5 से 8.5 पीएच के बीच में आपकी बाइकार्बोनेट एल्कनिटी अवेलेबल रहती है। अगर पानी में बाइकार्बोनेट एल्कनिटी ना हो तो आपको आर्टिफिशियली ऐड करना पड़ेगा, तभी एलम फंक्शन करेगा। इफ यू वांट एलम टू फंक्शन यू हैव टू ऐड एल्कनिटी, पहली चीज, ठीक है। फिर मैंने देखा प्रोडक्ट साइड क्या क्या मिल रहा है वो समझते हैं। देखो आपको मिला कैल्शियम सल्फेट, और अभी हम लोग पूरी बातें करके आ रहे हैं, अब सिर्फ रिवीजन चल रहा है। क्या बात करके आए हम लोग ने बोला था ना सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, मल्टीवैलेंट केटायंस के क्या देते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यू हैव टू बी प्रिसाइज, परमानेंट हार्डनेस। तो ये कैल्शियम सल्फेट क्या दे रहा है पानी में, परमानेंट हार्डनेस दे रहा है, पहली चीज। फिर क्या बात आई, फिर बात आई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, कोरोजन करवा रहा है पाइप्स का, कोरोजन ऑफ पाइप्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छा लिख देती हूँ, कोरोजन ऑफ पाइप्स। रनिंग हैंड राइटिंग है तो कहीं ओवरलैप ना हो जाए, फिर आपको समझ में प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज कोरोजन ऑफ पाइप्स। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में फ्लॉक प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस फ्लॉक। तो अब बारी आती है कि मुझे ये समझ में आया कि अगर एलम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जब आप एलम पानी में जाएगा बाइकार्बोनेट एल्कनिटी प्रेजेंट होगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आए इट इंपार्ट्स परमानेंट हार्डनेस इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यस। इट कॉजेस कोरोजन ऑफ पाइप्स, यस। इट प्रोड्यूसेस फ्लॉक इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यस। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, जब आपको ये रिएक्शन समझ में आएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पता रहना चाहिए, एंड इस रिएक्शन के बेसिस पर एलम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मेरे इससे पहले वाले स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। क्या था मेरा इससे पहले वाला स्टेटमेंट, इससे पहले वाला स्टेटमेंट मैंने ये बोला था अगर पानी में बाइकार्बोनेट एल्कनिटी नहीं रहती है तो आपको आर्टिफिशियली ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे ऐड करोगे, क्या कुछ बाइकार्बोनेट एल्कनिटी मिला के डाल दोगे क्या, नहीं, आप ऐड करोगे, बताती हूँ कैसे। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट पानी में कैसे आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में कैसे आएगा, अभी तो मैंने आपसे पूछा कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे आएगा, तो हो सकता है बहुत लोगों को ये रिएक्शन पता हो। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में कैसे आएगा, इन शॉर्ट मुझे चाहिए तो बाइकार्बोनेट एल्कनिटी, उसके लिए तुमने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट से आ जाएगी, पर मैं अब तुमसे और डिटेल में घुस के पूछ रही हूँ कि ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आएगा पानी में। सो इट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। रीजन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर और अच्छे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। क्या होता है, मैंने पहले भी बोल दिया, अभी तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ कि एलम को बाइकार्बोनेट एल्कनिटी चाहिए, पर बाइकार्बोनेट एल्कनिटी चाहिए, क्वेश्चन में वो बोल देता है कि कुछ एल्कनिटी पहले से ही है, बताओ और कितनी चाहिए या टोटल कितनी चाहिए, ऐसे कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये एल्कनिटी ऐड किसकी होगी, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो ऐड होगी, ठीक है। बेसिकली आप बोलोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ऐड होगी। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में कैसे आएगा, पहले क्विक लाइम डालोगे तभी तो आएगा। CaO इज नोन एज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड बोलो या क्विक लाइम बोलो, जनरली क्वेश्चन में वो क्विक लाइम दे देता है, तो आप तो आधे लोगों को तो हवा ही नहीं रहती कि क्विक लाइम क्या होता है, तो पहले बता देती हूँ कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। सो इतना मुझे क्लियर हुआ कि ठीक है CaO से कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
अब मूव करते हैं इसके मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ। कैसे मैथमेटिकल? इसका वेट कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है Al2SO4 थ्राइस का। मुझे पता है 666 आता है, फिर भी एक बार आपको एक का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आता है? 23 और 27 है इसका, सॉरी 27 है। सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16 और वाटर का कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेती हूँ, उतना ही निकल कर आएगा, वैसे तो चेक भी कर लेती हूँ। 2 × 27 प्लस एल्यूमिनियम का जनरली याद करने का तरीका आपने अपने स्कूल्स में वैसे तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बट स्कूल्स में आपको रहता था ना कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसका ऑलमोस्ट डबल या उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रहती है। तो जैसे एल्यूमिनियम का जो बेसिकली एटॉमिक नंबर है वो 13 है, तो इट शुड बी 27, 26 और फिर पता है 13 पॉइंट समथिंग रहता है, तो जनरली 27 निकल कर आता है। ठीक है, सो 2 × 27 प्लस 32 प्लस 4 × 16, ये अलग अलग ट्रिक्स रहते हैं, जस्ट आपको जो पसंद आए वैसे अब याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन ही रहता है। देखो 666 आ रहा है, 666 ग्राम्स। अब पूरा यूनिटरी मेथड लगा लो। देखो मैं वेट के टर्म्स में कर रही हूँ, आप चाहो तो ग्राम इक्विवेलेंस के टर्म में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला 66 grams of alum requires 3 into 3 मोल्स है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट निकालना पड़ेगा मुझे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट, कैल्शियम होता है 40, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। तो इसको निकालती हूँ 40 + 2 + 12, 3 × 16, so it comes out to be 162. So 666 grams of alum requires 3 × 162 grams of bicarbonate alkalinity. पहली चीज तो जनरली क्वेश्चन में इतना डायरेक्ट पूछ देता तो बात ही क्या थी, इतना इजी थोड़ी ना पूछता। अब मुझे बैलेंस करना है कि अगर मुझे 3 मोल बाइकार्बोनेट एल्कनिटी चाहिए तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर भी 3 चाहिए तो मुझे यहाँ पर भी 3 कैल्शियम ऑक्साइड। सो अब अगर मैं बात करूँ इसकी डिटेलिंग में तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 × 162 grams of bicarbonate alkalinity requires 3 × 100 gram of alkalinity in the form of calcium carbonate. बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट तो 100 होता है, तो 3 मोल्स अगर बाइकार्बोनेट एल्कनिटी चाहिए तो 3 मोल्स एल्कनिटी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि 666 ग्राम्स ऑफ एलम की रिक्वायरमेंट है 300 ग्राम्स ऑफ एल्कनिटी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मैं बोल सकती हूं? बिल्कुल बोल सकती हूं। A = B, B = C, सो A = C, वो फंडा लगा लो, ये सिंपल सी बात है। बाइकार्बोनेट एल्कनिटी कैसे डालोगे? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स में, तो आप बोल सकते हो 666 ग्राम्स ऑफ एलम requires 3 × 100 gram of alkalinity in the form of calcium carbonate. So अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर का एलम है, उसको कितनी एल्कनिटी की रिक्वायरमेंट होगी पानी में? कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 300 divided by 666, 0.45. So 1 mg per liter of alum requires 0.45 mg per liter of alkalinity in the form of calcium carbonate. ये आपका एक रिजल्ट आया जो आपके आने वाले न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो इसको ब्लॉक में मार्क करके रख लो कि अगर आपको पानी में 1 mg अगर आप फिल्टर एलम ऐड कर रहे हो और पानी में बाइकार्बोनेट एल्कनिटी नहीं है तो 1 mg फिल्टर एलम ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि पानी में 0.45 mg की एल्कनिटी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो, तभी एलम प्रॉपर्ली एंड एफिशिएंटली फंक्शन कर पाएगा। जो आपका मेन मोटो था कि यहाँ पार्टिकल्स एग्लोमरेट हो जाए, डिस्टेबलाइजेशन हो जाए, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। पहली चीज। अब बारी आती है कि ये जो बड़े अच्छे से हमने लिख दिया एल्कनिटी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को भी तो क्या चाहिए? क्विकलाइम चाहिए। तो इस रिएक्शन को देखो, क्या बोल रहा है ये रिएक्शन? लेट अस सपोज 3 × 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट requires 3 × कैल्शियम ऑक्साइड कितना निकल कर आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड निकल कर आएगा, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 56। 3 × 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो 1 mg per liter ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कितना कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए? तो इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। 3 × 56 divided by 300, it comes out to be 0.56 mg per liter. तो ये दूसरा रिजल्ट,
ये इसको यूज कैसे करना है ये तो अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो, ठीक है। ये तो मैं आपको डिराइव करके दिखा रही हूँ, मैं चाहती तो सीधे एंड रिजल्ट लिख सकती थी, बट जस्ट बिकॉज इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भूल जाओगे, तो अगर ये रिएक्शन आती है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो या तो इसको अगर आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने आप याद हो जाता है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई इशू ही नहीं है, मैंने तो बोला भी नहीं है याद करो, 3-4 क्वेश्चन याद करते करते याद हो जा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो ये रिएक्शन जिंदाबाद, रिएक्शन से निकाल लेना, बन जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास 2 रिजल्ट्स अभी निकल कर आए, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, नोट पॉइंट बना के लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे ये दोनों। क्या बोला पहला, 1 mg per liter of filter alum dosage requires, इसको दूसरे कलर के पेन से मार्क कर देती हूँ, requires 0.45 mg per liter of alkalinity in the form of calcium carbonate. दूसरा, ये पहला था, दूसरा 1 mg per liter of alkalinity in the form of calcium carbonate requires an addition of 0.56 mg per liter of quicklime, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट्स थी जो आपको पता होना चाहिए। एडिशन ऑफ, या तो एडिशन ऑफ 0.56 mg पर लीटर ऑफ क्विकलाइम लिख लो, या आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ लाइम, इस वे में भी, कोई भी वे चलेगा। अगर कुछ भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए तो कंफ्यूज मत हो जाना स्टेटमेंट्स में। रिक्वायर्स एन एडिशन ऑफ लाइम, ऐसे भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ लाइम of 0.56 mg per liter in the form of quicklime, in the form of quicklime, ठीक है। इस वर्ड्स को बस ट्विस्ट कर देता, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, एलम के बारे में। मैंने आज आपको एलम का डोज कैसे निकालते हैं वो बताया। ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम इज कैलकुलेटेड बाय जार टेस्ट, पहली चीज। हाँ, ये भी बता दूं कि सोडियम एल्यूमिनेट, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्टली होता है, बॉयलर फीड वाटर के लिए यूज करते हैं, वैसे ही मैंने आपको बताया क्लोरिनेटेड कॉपरस की बात की थी मैंने। तो जनरली वो जो होते हैं वो चीप होते हैं एलम से, बट ऑन अ ब्रॉडर सेंस हम लोग जनरल बेसिस पर एलम को यूज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, क्लियर। अब इसके ऊपर स्पेसिफिकली इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है, गेट में, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि पहले आप ये रिएक्शंस को अच्छे से समझो। ये मैंने कैसे निकाला है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ रिएक्शंस को इक्वेट करके आपको बताया है और कुछ भी नहीं किया है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर एक चीज और है, मैंने सिर्फ आपको एल्कनिटी के बारे में बात की है। क्वेश्चन में अगर वो आपसे परमानेंट हार्डनेस के बारे में पूछ देगा कि कितना फिल्टर एलम डालने से कितनी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है कैल्शियम सल्फेट में, तो आप इसको और कैल्शियम सल्फेट को इक्वेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि एलम डालने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो 666 ग्राम्स ऑफ फिल्टर एलम प्रोड्यूसेस 6 × 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 mg पर लीटर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में कि फ्लॉक कितना बनेगा, तो आप इसको और इसको इक्वेट कर दोगे। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अभी एल्कनिटी था, तो मैंने एल्कनिटी निकाला। क्वेश्चन में अगर गेट में आपसे पूछ लेगा कि परमानेंट हार्डनेस बताओ, तो आप इक्वेट कर सकते हो। पूछ देगा कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, तो वो इक्वेट कर देना फिल्टर एलम के साथ। फ्लॉक पूछ लेगा तो इक्वेट कर देना, ठीक है। और मैंने सिर्फ इसको लिखा, ये रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एल्कनिटी के लिए जितना रिक्वायरमेंट था उसको बैलेंस किया। हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। सो अब कहानी निकल कर आती है कि आप लोग मुझे
आप लोग मुझे क्या करने वाले हो, आज एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो। मैंने क्लास में आपको क्या बता चुका है, मैंने आपको क्लास में बता चुका है कि ऑप्टिमम डोज कोवैलेंट का एलम का कैसे निकालते हैं। उस टेस्ट का नाम मुझे बताना। क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि स्टेट लेवल्स एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल्स, 3-4 बार एक ही चीज़ को बोलो तो वो मेमोराइज हो जाता है। तो आप मुझे आज बताने वाले हो पहली चीज़ कि कितना ऑप्टिमम डोज प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, या बेसिकली कितना ऑप्टिमम डोज प्रोवाइड करते हैं एलम का, ये भी बता दो मुझे। वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लिखवाया नहीं है पर मैंने पूरे लेक्चर में आपको बता दिया है कि एलम का डोज का रेंज बता दिया है, पहली चीज। दूसरा, डोज निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों आप मुझे बताओगे। और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोला था स्लो मिक्सिंग करवाते हैं, किसमें स्लो मिक्सिंग करवाते हैं वो आप मुझे, ये तीनों चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसीलिए पूछती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा, जब भी मैं पूरा लेक्चर बताऊँ उसके बीच में मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, उनको मैंने लिखा नहीं है, बेसिकली मैंने उसको बुकलेट में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये 1-1 मार्क्स है जो कि सदियों पहले गेट में पूछे गए थे, अब तो पूछे भी नहीं जाते, तो उन क्वेश्चंस को रखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बट अगर आप स्टेट लेवल्स की तैयारी कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली उसमें पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ाते पढ़ाते मैं वो 1 लाइनर क्वेश्चंस को कवर कर देती हूँ। डोज ऑफ फिल्टर एलम कैसे निकालते हैं, कितना रेंज में वेरी करता है, स्लो मिक्सिंग इज इंड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस, तो ये सब चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए मैं उसको फ्लो में बता ही देती हूँ आपको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो तीनों का आंसर दो, ठीक है। तो ये रिएक्शन मेन है, ये रिएक्शन पता होना चाहिए, एंड ये 2 नोट पॉइंट आप पढ़ के आओगे, क्योंकि कल की क्लास में मुझे कोगुलेशन में आपको पूरा बताऊंगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉमन डाटा क्वेश्चन में आया हुआ है, एंड फिर हम लोग फ्लॉक्यूलेशन करेंगे एंड विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, ठीक है। सो रिवाइज दिस एंड कम, आपका होमवर्क है, इसको रिवाइज करके आना है पहली चीज, एंड सेडिमेंटेशन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस करके आना है, ठीक है। मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चंस है सेडिमेंटेशन के जो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर गूगल से डाउनलोड कर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, और पूरे सेडिमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, सब उसी के ऊपर बेस्ड है। कितना रिमूवल एफिशिएंसी है, डाया निकालो, विस्कोसिटी, सब इसी के ऊपर बेस्ड है। कुछ नया क्वेश्चन है, या तो एफिशिएंसी निकालने बोल देता है या डाया निकालने बोल देता है, परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स पूछ देता है, यही सब क्वेश्चंस पूछा है। तो आज का होमवर्क रिपीट कर रही हूँ, रिविजन